हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन के अंदर। दोस्तों आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। एज यू नो कि हमारा प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है और इस सीरीज के अंदर हम लोग तीन चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक चैप्टर वाइज वन शॉट, उसी चैप्टर के एमसीक्यू सेशन और उसी चैप्टर के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस एंड आरटीपी क्वेश्चन लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के। अभी तक इस सीरीज के अंदर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, एचपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, क्लबिंग, इन टॉपिक्स को ओवर कर चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम की। और कल इसी टॉपिक पे हम आपके साथ लाइव यूट्यूब पे एमसीक्यू सेशन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं किया तो कर लो और आज के आज ही इस चैप्टर को क्लोज कर दो, सो दैट कल आप मेरे साथ लाइव एमसीक्यू सेशन करके लीडर बोर्ड पे टॉप पोजीशन पर आ सको। राइट? तो सर बिना टाइम वेस्ट करे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको डिडक्शन का एडजस्टमेंट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो अदर क्वेश्चंस भी होते हैं 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, उनमें भी इंस्टीट्यूट डिडक्शन का एक आधा पॉइंट ऐड कर देता है। तो आप उन क्वेश्चंस पे 100% मार्क्स तभी फेच कर पाएंगे जब आपका डिडक्शन वाले चैप्टर पे कमांड रहेगा। और कई बार तो इंस्टीट्यूट स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी डिडक्शन वाले चैप्टर से पूछ लेता है। तो ये ए कैटेगरी का चैप्टर है जिसके ऊपर आपको अच्छे से कमांड बिठानी है। इजी चैप्टर है, मैं ये नहीं कहूंगा टफ चैप्टर है, इजी चैप्टर है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप यहां पर कमांड क्रिएट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन और बात करते हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम की। तो आपको एक बात समझनी है कि ये जो डिडक्शन है वो हमको अलाउ करी जाती है फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन हमको ग्रॉस टोटल इनकम से अलाउ करी जाती है और अगर हमारा ग्रॉस टोटल इनकम हमारी डिडक्शन से कम है, अगर हमारा ग्रॉस टोटल इनकम हमारी डिडक्शन से कम है, तो ऐसे केस में हमारी डिडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है टू द अमाउंट ऑफ जीटीआई। अगर आपका डिडक्शन ज्यादा है और आपकी जीटीआई कम है, तो ऐसे केस में आपका डिडक्शन की अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है टू द अमाउंट ऑफ जीटीआई। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम है 4 लाख रुपए की और आपके पास डिडक्शंस जो अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80C टू 80U वो 5 लाख रुपए के हैं। तो आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम कम है, डिडक्शन आपके पास ज्यादा है। डिडक्शंस की वजह से कभी भी असेसी का लॉस नहीं आ सकता। तो सरकार कहती है कि भाई देख ऐसा है, हम तेरे को 5 लाख का डिडक्शन अलाउ नहीं कर पाएंगे, तेरी जीटीआई 4 लाख रुपए की है, हम मैक्स टू मैक्स तेरे को 4 लाख रुपए का ही डिडक्शन अलाउ कर पाएंगे। तो ऐसे केस में डिडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है टू द अमाउंट ऑफ जीटीआई। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है कि डिडक्शन आपको हमेशा नॉर्मल इनकम से मिलता है, कभी भी आप स्पेशल इनकम से डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। नो डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A, एलटीसीजी 112, एलटीसीजी 112A एंड द कैजुअल इनकम। इन शॉर्ट आप कभी भी डिडक्शन स्पेशल इनकम से क्लेम नहीं कर सकते। तो डिडक्शन आपको हमेशा नॉर्मल इनकम से मिलेगी, डिडक्शन आप कभी भी स्पेशल इनकम से क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास नॉर्मल इनकम है 3 लाख रुपए की, आपके पास स्पेशल इनकम है मान के चलते हैं 4 लाख रुपए की और आपके पास डिडक्शन से बेटा 2.5 लाख रुपए की। तो आपको ये जो 2.5 लाख का डिडक्शन है वो कहां से मिलेगा? वो नॉर्मल इनकम से मिलेगा। आपको स्पेशल इनकम से डिडक्शन कभी भी नहीं मिलता। अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि मान लो आपके पास नॉर्मल इनकम है 3 लाख की, आपके पास स्पेशल इनकम है 4 लाख की और डिडक्शन है आपके पास 3,50,000 रुपए की। अब साहब डिडक्शन मिलनी तो केवल नॉर्मल इनकम से है और नॉर्मल इनकम 3 लाख रुपए की है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपको 3.5 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको 3 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। और वो डिडक्शन आप कहां से क्लेम कर पाओगे? वो डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे आपकी नॉर्मल इनकम से। तो अगर आपके पास डिडक्शन ज्यादा है और आपकी नॉर्मल इनकम कम है, तो उस केस में डिडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और सिर्फ नॉर्मल इनकम से अलाउ किया जाएगा। किसी भी हाल में आप स्पेशल इनकम से डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं सबसे पहली डिडक्शन की, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिडक्शन है 80C। 80C सरकार ने कुछ खर्चे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स नोटिफाई कर रखे हैं। अगर असेसी ने वो खर्चे, वो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, तो असेसी डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80C। सरकार क्या कहती है, डिडक्शन हम केवल और केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को देंगे। वो इंडिविजुअल और एचयूएफ रेसिडेंट हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेसिडेंट असेसी को भी मिल जाएगी, नॉन रेसिडेंट असेसी को भी मिल जाएगी, प्रोवाइडेड असेसी जो होना चाहिए वो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ ही होना चाहिए। डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन? तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है या फिर 1,50,000 रुपए, दोनों में जो भी कम है, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है या फिर 1,50,000, दोनों में जो भी कम है। इन शॉर्ट आपको 80C के अंदर जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है वो 1,50,000 रुपए का मिलता है। आप 1,50,000 से ज्यादा का डिडक्शन 80C में क्लेम नहीं कर सकते। अब देखते हैं कौन कौन सी पेमेंट्स ऐसी हैं जो नोटिफाई करी है गवर्नमेंट ने डिडक्शन पर्पस के लिए। तो सबसे पहले यहां पर जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सरकार कहती है कि अगर असेसी ने अपना स्पाउस का और बच्चों का, बच्चे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मैरिड, अनमैरिड, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर असेसी ने अपना स्पाउस का, बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस करवाया है तो असेसी उसका डिडक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर आपका प्रीमियम पेड आपके कैपिटल सम एश्योर्ड के 10% को एक्सीड करता है, अगर आपका प्रीमियम पेड आपके कैपिटल सम एश्योर्ड के 10% को एक्सीड करता है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड। मैक्सिमम आपका जो डिडक्शन होगा दैट विल बी 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। और अगर हमारा असेसी जिसका हमने इंश्योरेंस करवाया है अगर वो डिसेबल्ड है तो उस केस में 15% आपको डिडक्शन मिल सकती है। मतलब जितना प्रीमियम आपने दिया है या फिर 15% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड, इन दोनों में जो भी कम होगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर आपने पॉलिसी इशू कराई है 1/4/2012 से पहले, अगर आपकी पॉलिसी इशू हुई है 1/4/2012 से पहले, तो मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलती है वो मिलती है 20% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड। मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलती है वो मिलती है 20% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कैपिटल सम एश्योर्ड है वो है, मान के चलिए 10 लाख रुपए, मान के चलिए 10 लाख रुपए। पॉलिसी आपने ली है 1/4/2020 को, पॉलिसी आपने ली है 1/4/2020 को। केस नंबर ए, केस नंबर बी। अब मान लीजिए आपने जो प्रीमियम पे करा है, आपने जो प्रीमियम पे करा है वो आपने पे करा है ए पॉइंट, लेट सपोज 70,000 रुपीज, बी पॉइंट लेट सपोज 1,20,000 रुपीज। आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? सर सीलिंग लिमिट लगी हुई है, सीलिंग लिमिट है 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड। कैपिटल सम एश्योर्ड 10 लाख है, 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, तो 70,000 या फिर 1 लाख, दोनों में जो भी लोअर है, 1,20,000 और 1 लाख, इन दोनों में जो भी लोअर है, आपको जो डिडक्शन मिलेगी राजा बेटा, आपको जो डिडक्शन मिलेगी राजा बेटा, वो मिलेगी प्रीमियम की या फिर 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, दोनों में जो भी कम है। तो 70 और 1 लाख विच एवर इज लोअर, आपको डिडक्शन मिलेगी 70,000 की। 120 और 1 लाख विच एवर इज लोअर, 120 और 1 लाख विच एवर इज लोअर, आपको डिडक्शन मिलेगी 1 लाख रुपीस। सर अगर आपका ये मान ले कि असेसी जो है जिसका हमने इंश्योरेंस करवाया है वो डिसेबल्ड था, अगर हम ये मान ले कि जिसका हमने इंश्योरेंस करवाया है वो डिसेबल्ड था, तो सर उस केस में क्या होगा?
बेटा उस केस में आपका जो 10% का लिमिट है वो बढ़कर 15% हो जाएगा। 10% का जो लिमिट है बेटा वो बढ़कर आपका 15% हो जाएगा, यानी कि यहां पे आपका 15% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड आ जाएगा। 15% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड आने की वजह से क्या होगा, यहां पे आपके पास 1,50,000 आ जाएगा, यहां पे भी 1,50,000 आ जाएगा। अब बेटा आपको पहले वाले केस में तो 70,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, लेकिन दूसरे वाले केस में 120 और 150 विच एवर इज लोअर, आपको 120 का डिडक्शन मिल जाएगा, आपको 120 का डिडक्शन मिल जाएगा। और यहीं पे पॉलिसी अगर 1/4/20 की जगह 1/4/12 से पहले की होती, अगर ये पॉलिसी 1/4/12 से पहले की होती, 31 मार्च 12 की होती, तो आप 10% की जगह 20 ले रहे होते और 15% की जगह भी आप 20% ही ले रहे होते। मतलब 1/4/12 से पहले जो सीलिंग लिमिट थी वो 20% थी। 1/4/12 के बाद आपके पास दो सीलिंग लिमिट है, नॉर्मल पर्सन के लिए 10% और डिसेबल्ड पर्सन के लिए 15%। एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपको डिडक्शन 80C में मिलेगा अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्फ का है, स्पाउस का है, चाइल्ड का है। इनके अलावा अगर आपने किसी का ले लिया, पेरेंट्स का ले लिया, ग्रैंड पेरेंट्स का ले लिया, ब्रदर का ले लिया, सिस्टर का ले लिया, तो इनका आपको कभी भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपने पेरेंट्स का, ब्रदर का, ग्रैंड पेरेंट्स का, इनका अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो उसका डिडक्शन आप यहां पर क्लेम नहीं कर सकते, राइट। तो पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, कंट्रीब्यूशन मेड इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सर ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होता है? बेटा ये भी एक तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इसमें थोड़ा सा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता है, तो आपको जो रिटर्न्स आते हैं वो म्यूचुअल फंड्स के बेसिस पर आते हैं। मतलब ये सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, लाइफ कवर भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो अगर आपने यूलिप पे पैसा लगाया हुआ है, तो उसका डिडक्शन आपको मिल सकता है अंडर सेक्शन 80C, प्रोवाइडेड आपने जो पॉलिसी ली हो यूलिप वाली वो अपने लिए ली हो, स्पाउस के लिए ली हो, या फिर किसी भी चाइल्ड के लिए ली हो, या फिर किसी भी मेंबर ऑफ एचयूएफ के लिए ली हो। अगेन अगर आपने पेरेंट्स के लिए, ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, अगर आपने इनके लिए पॉलिसी ली है तो ऐसे केस में आपको कोई भी डिडक्शन यहां पर अवेलेबल नहीं होगी। अगर आपने पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए ली है तो उसका आपको यहां पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा जमा करवाया है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर और मोर, 5 साल या उससे ज्यादा के लिए अगर आपने एफडी में पैसा जमा करवाया है जो कि नोटिफाइड है बाय द गवर्नमेंट, तो उस केस में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। सिमिलरली अगर आपने 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया है तो उसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। एफडी खुलवाई है 5 साल या उससे ज्यादा के लिए, या फिर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में पैसा जमा किया है 5 साल या उससे ज्यादा के लिए, तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। इसके बाद अगर आपने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया है, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप एसपीएफ में या आरपीएफ में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको 80C में रिडक्शन मिलता है। सेम बात मैंने आपको पढ़ाई थी सैलरी वाले चैप्टर में। इसके बाद अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर एचयूएफ हैं और आप पीपीएफ में पैसा जमा कर रहे हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर रहे हैं अपने नाम से, स्पाउस के नाम पर, किसी भी बच्चे के नाम पर, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, या फिर किसी भी मेंबर ऑफ एचयूएफ के नाम पर, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एक बात समझना, एसपीएफ और आरपीएफ में कभी भी स्पाउस का, बच्चों के नाम का कंट्रीब्यूशन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एसपीएफ आरपीएफ अकाउंट एम्प्लॉयर मेंटेन करता है। इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है या फिर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है या फिर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, राइट। इसमें एसपीएफ में और आरपीएफ में अपना स्पाउस,
चिल्ड्रन, मेंबर ऑफ एचयूएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं आता। लेकिन जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो जनरल पब्लिक के लिए होता है, वो आप किसी के नाम से भी ले सकते हो, अपने नाम पर, स्पाउस के नाम पर, बच्चों के नाम पर, या फिर एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ के नाम पर। अगेन यहां पे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर के नाम पर ले रखा है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आप पे डिपेंडेंट है कि नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है, डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ द अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड इन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आपने एनएससी में पैसा इन्वेस्ट किया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसका भी डिडक्शन आपको मिलता है। इसमें क्या होगा सर, एनएससी पे जो इंटरेस्ट एक्रू होता है वो आपके लिए पहले इनकम बन जाता है अंडर द हेड अदर सोर्सेस, और बाद में उसी इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन भी मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। एनएससी पे जो इंटरेस्ट एक्रू होता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है, एनएससी पे जो इंटरेस्ट एक्रू होता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो पहले जब इंटरेस्ट एक्रू होगा तो वो आपके लिए इनकम बनेगा अंडर द हेड अदर सोर्स, और जब वो री इन्वेस्ट हो जाएगा तो उस इन्वेस्टमेंट की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C। लेकिन जो लास्ट ईयर का आपका एक्रूअल है, जो लास्ट ईयर के इंटरेस्ट का एक्रूअल है, उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता, वो केवल अदर सोर्सेस में इनकम बनता है, क्योंकि जो मैच्योरिटी वाला ईयर होता है उसमें इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं होता। तो वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि भाई अगर आपने एनएससी में पैसा लगाया है, अगर आपने एनएससी में पैसा लगाया है, तो उस केस में जो भी आपका इंटरेस्ट एक्रू होगा, पहले वो आपके लिए इनकम बन जाएगा अदर सोर्सेस में, बाद में उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। लेकिन जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा उसका केवल एक ही ट्रीटमेंट होगा, वो अदर सोर्सेस में इनकम तो बनेगा लेकिन उसका आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है वो री इन्वेस्ट नहीं होता, इसलिए उसका आपको यहां पर कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होने वाला है। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है, रीपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन। अगर आपने घर कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, घर परचेज करने के लिए लोन लिया था, अगर आपने घर खरीदने के लिए, घर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे करा है, प्रिंसिपल अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट के कंपोनेंट का नहीं, प्रिंसिपल के अमाउंट का आपको डिडक्शन यहां पर क्लेम करने को मिलता है, राइट। दूसरी चीज ध्यान देना कि यहां पे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का अगर लोन होगा, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का लोन होगा तब तो डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई है तो उसका डिडक्शन फिर आप यहां पर क्लेम नहीं कर सकते। तो जैसे मान लो कोई वेकेंट लैंड था, उसके लिए आपने लोन लिया था, तो लैंड का अगर प्रिंसिपल रीपे हो रहा है, लैंड के लोन का प्रिंसिपल रीपे हो रहा है, तो उसका डिडक्शन आप यहां पर क्लेम नहीं कर सकते। यहां पर आपको डिडक्शन जो मिलेगी वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वाले की ही मिलेगी। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस। अगर आपका बच्चा है, वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, और आपने उसकी ट्यूशन फीस पे करी है। जब हम फीस पे करते हैं स्कूल में तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, कोई ट्यूशन फीस होती है, स्पोर्ट्स गेम की फीस होती है, कंप्यूटर लैब की फीस होती है। तो जो ट्यूशन फीस का कंपोनेंट है उसका आप डिडक्शन ले सकते हो, और वो भी मैक्स टू मैक्स आपको 2 बच्चों का मिलता है, मैक्स टू मैक्स आपको 2 बच्चों का मिलता है, और वो होल टाइम एजुकेशन का मिलता है। मतलब जो कोचिंग्स वगैरह हैं उनका नहीं मिलेगा, जो रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशंस हैं केवल उन्हीं का आप डिडक्शन यहां पर क्लेम कर पाओगे। इसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपने पैसा डाला है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आपने पैसा डाला है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आप किसी गर्ल चाइल्ड को मेंटेन कर रहे हो और उसके लिए आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा डाला है, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। नोटिफाइड पेंशन फंड में अगर आपने पैसा डाला है, जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक या फिर म्यूचुअल फंड और यूटीआई का है, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अगर असेसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसने नोटिफाइड पेंशन स्कीम के टियर 2 अकाउंट में पैसा डाला है, नोटिफाइड पेंशन स्कीम के 2 अकाउंट होते हैं, एक टियर 1 अकाउंट होता है, एक टियर 1 अकाउंट होता है, एक टियर 2 अकाउंट होता है। टियर 1 अकाउंट का डिडक्शन हमको मिलता है अंडर सेक्शन 80 CCD,
उसका डिडक्शन हमको मिलता है अंडर सेक्शन 80 CCD, और जो टीयर 2 अकाउंट होता है उसका डिडक्शन हमको मिलता है अंडर सेक्शन 80C, और वो भी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और आपने नोटिफाइड पेंशन स्कीम के टीयर 2 अकाउंट में पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो उसका डिडक्शन आप यहां पर क्लेम करके चल सकते हैं, राइट। तो ये था आपके लिए सेक्शन 80C। देखो अभी हम यहां पर सिर्फ प्रोविजन को रिकॉल कर रहे हैं, मजा तब आएगा जब कल हम इसके एमसीक्यूज कर रहे होंगे, मजा तब आएगा जब हम इसके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस देख रहे होंगे। तो जब फर्स्ट हैंड क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब सारी चीजों में और मजा आने वाला है। अभी पर्पस सिर्फ चीजों को रिकॉल करने का है कि हमने क्या पढ़ा था ड्यूरिंग द क्लास। इनको 2 से 3 बार जब आप रीड कर लोगे तो ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, आपका काम बन जाएगा। इसको नहीं रीड करना तो इसी वीडियो को आप 1.5x की स्पीड पर भी 2 बार 3 बार सुन लोगे तो भी आपको सारे के सारे सेक्शंस जो हैं वो रिकॉल हो जाएंगे, कोई समस्या निकल कर नहीं आएगी, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले सेक्शन की जिसका नाम है 80CCC, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड। तो अगर असेसी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, अगर असेसी पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80CCC। डिडक्शन किसको मिलेगा सर? डिडक्शन मिलेगा इंडिविजुअल को। ये इंडिविजुअल रेसिडेंट भी हो सकता है और ये इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ये इंडिविजुअल रेसिडेंट भी हो सकता है और ये इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। तो यहां पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करके। सरकार क्या कहती है कि अगर आपने डिपॉजिट करा है पैसा किसी भी पेंशन प्लान में जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है, LIC के किसी भी पेंशन प्लान में पैसा डाला है या किसी भी प्राइवेट इंश्योरर के पेंशन प्लान में पैसा डाला है, दोनों ही सिनेरियोज में उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इन शॉर्ट, आप किसी भी पेंशन प्लान में अगर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप उसका डिडक्शन यहां पर क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80CCC के पास पावर है कि वो आपको मैक्स टू मैक्स 1,50,000 रुपए का डिडक्शन दिलवा सकता है। तो 1,50,000 रुपीज तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80CCC। तो 80C आपको पावर दे रहा था, सेक्शन 80C आपको पावर दे रहा था 1,50,000 रुपए तक के डिडक्शन की। 80CCC आपको पावर दे रहा है 1,50,000 रुपए तक के डिडक्शन की। मैक्स टू मैक्स 150 आप 80C में क्लेम कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 150 आप 80CCC में क्लेम कर सकते हो। 80CCC में बस एक ही चीज है कि आपको पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करना है। वो पेंशन फंड LIC का हो सकता है, वो पेंशन फंड किसी भी अदर इंश्योरेंस कंपनी का हो सकता है, राइट। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 80CCD। 80CCD को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सेक्शन है। 80CCD मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पेंशन स्कीम्स थी किसकी? LIC की या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की। तो किसी LIC या फिर इंश्योरेंस कंपनी की पेंशन स्कीम में पैसा डालोगे तो डिडक्शन मिलेगा 80CCC में। हमारी प्यारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी प्यारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका भी अपना एक पेंशन स्कीम चलता है, नोटिफाइड पेंशन स्कीम जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड पेंशन स्कीम में पैसा डाला है तो उसका डिडक्शन आप 80CCD में क्लेम कर सकते हो। सरकार कहती है कि असेसी यहां पर कौन होना चाहिए? असेसी यहां पे इंडिविजुअल होना चाहिए। वो इंडिविजुअल रेसिडेंट हो सकता है या फिर वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। अब 80CCD की डिडक्शन को समझने के लिए हम एक चार्ट देखते हैं, उस चार्ट से हमको ज्यादा बढ़िया तरीके से 80CCD समझ में आएगा। 80CCD की डिडक्शन आपको 3 सेक्शन यहां पर ध्यान में रखने हैं। 80CCD सबसेक्शन 1, 80CCD सबसेक्शन 2 और 80CCD सबसेक्शन 1B। 3 सेक्शंस के अंदर 80CCD 1, 80CCD 2 और 80CCD 1B, ये 3 सेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं हम डिडक्शन क्लेम करने के लिए
पेंशन स्कीम जो हमने कंट्रीब्यूट करा है पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 80 सीसीडी 1 कहता है कि जो असेसी का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में उसका हम डिडक्शन देंगे। अगर असेसी एक एम्प्लॉय है तो उसको डिडक्शन मिलेगा मैक्स टू मैक्स 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। असेसी ने जो कंट्रीब्यूशन करा है एनपीएस में उसका डिडक्शन उसको 80 सीसीडी 1 में मिलेगा। अगर असेसी एक एम्प्लॉय है, कहीं पे जॉब करता है, तो वो मैक्स टू मैक्स डिडक्शन यहां पर क्लेम कर सकता है 10% ऑफ आरबीएस, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में बेसिक सैलरी आती है, रिटायरमेंट वाला डीए आता है और कमीशन आती है जो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे बेस्ड होती है, राइट। इसके बाद अगर असेसी जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो कहीं जॉब नहीं करता, वो अपना बिजनेस चलाता है और उसको भी है कि मुझे पेंशन स्कीम में पैसा डालना है, रिटायरमेंट के बाद मुझे भी पेंशन मिलनी चाहिए। तो सरकार कहती है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं तो भी आप 80 सीसीडी के अंदर बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। सरकार कहती है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ऐसे केस में हम आपको डिडक्शन दे देंगे मैक्सिमम 20% ऑफ जीटीआई। 20% ऑफ जीटीआई से ज्यादा का डिडक्शन आपको यहां पर नहीं मिलने वाला है, राइट। बिल्कुल सही है सर। इसके बाद 80 सीसीडी 1 भी आता है। 80 सीसीडी 1 भी कहता है कि 1 में जो आपको डिडक्शन मिली है वो तो लिमिटेड थी, 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, 20% ऑफ जीटीआई। मैं आपको एडिशनल इस अमाउंट के ऊपर अलग से आपको 50,000 रुपए का डिडक्शन दे रहा हूं। मैं आपको आपके 80 सीसीडी 1 के ऊपर 80 सीसीडी 1 में एडिशनल डिडक्शन दे रहा हूं अप टू ₹50,000। सर इसका मतलब यह हो रहा है कि आपका जो असेसी का कंट्रीब्यूशन है, आपका जो असेसी का कंट्रीब्यूशन है वो दो जगह पर कवर हो जाता है। असेसी का कंट्रीब्यूशन 80 सीसीडी 1 में जाता है, असेसी का कंट्रीब्यूशन 80 सीसीडी 1 में जाता है। असेसी का कंट्रीब्यूशन दो जगह पे जाएगा, एक 1 में जाएगा, एक 1 में जाएगा। 1 की अपनी लिमिट चल रही है। 1 कहता है कि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो ऐसे केस में आपको 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी का डिडक्शन मिलेगा और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप 20% ऑफ जीटीआई का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80 सीसीडी 1 के अलावा इन एडिशन टू दैट आप यहां पर मैक्स टू मैक्स 50,000 का एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम 50,000 का आप एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, राइट। इसके बाद 80 सीसीडी 2 आता है। अगर एनपीएस के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हो, नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 80 सीसीडी 1 और 1 में कवर हो जाता है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके आपको दो ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। ट्रीटमेंट नंबर 1, सबसे पहले वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है एज अ परक्विजिट। ट्रीटमेंट नंबर 2, उसका आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 2, मैक्सिमम 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो 14% ऑफ आरबीएस। तो 14% ऑफ आरबीएस। दो ट्रीटमेंट आपके पास निकल कर आएंगे। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है सबसे पहले वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा एज अ परक्विजिट और फिर आपको एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 2, मैक्सिमम 10% ऑफ आरबीएस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 14% ऑफ द आरबीएस। सर एग्जाम्पल करा दो ना सर, एक एग्जाम्पल करा दो सर, मजा आ जाएगा सर। करा देते हैं भाई। मान लो मिस्टर एक्स हैं और इनकी जो बेसिक सैलरी है, इनकी बेसिक सैलरी जो है वो 10 लाख रुपए की है। इनकी बेसिक सैलरी जो है वो 10 लाख रुपए की है और इनको डीए मिलता है, मान के चलते हैं 4 लाख रुपए का, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है, ठीक है सर।
सर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं टू एनपीएस, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं टू एनपीएस, और जो कंट्रीब्यूशन होती है, जो कंट्रीब्यूशन होती है वो होती है 15% ऑफ बेसिक सैलरी। दोनों 15% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो कंट्रीब्यूट करके चलते हैं। ठीक है सर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों 15% ऑफ बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट करके चलते हैं। हमें कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। हमें मिस्टर एक्स की टोटल इनकम यहां पर कंप्यूट करके चलनी है। तो बड़े ध्यान से देखना, मिस्टर एक्स की जो बेसिक सैलरी है वो पूरी की पूरी आ जाएगी 10 लाख रुपए की। मिस्टर एक्स को जो डीए मिल रहा है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है, नहीं भी बनता होता फिर भी डीए टैक्सेबल होता है, पूरा का पूरा आ जाएगा। इसके बाद जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस पे, एम्प्लॉयर ने जो एनपीएस में पैसा कंट्रीब्यूट करा है वो एम्प्लॉय के लिए पर्क बन जाएगा और उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। 15% ऑफ बेसिक सैलरी यानी कि 1,50,000 रुपए आपके पास ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। आपके पास ग्रॉस सैलरी निकल कर आ जाएगी 15,50,000 रुपए की। इसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 रुपए की। आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी 15 लाख रुपए की। अब इसमें से आपको डिडक्शन क्लेम करना है अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। तो 80 सीसीडी में आपको सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अंदर डिडक्शन मिलेगी। सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अंदर डिडक्शन मिलेगी। जरा ध्यान से देखिएगा, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अंदर और इवन 1B के अंदर भी मिल जाएगी, इवन 1B के अंदर भी मिल जाएगी। ध्यान से देखिएगा, मेरी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी कितनी है? मेरी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी है 14 लाख। बेसिक सैलरी और डीए, डीए रिटायरमेंट का पार्ट बनता है, तो मेरी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी है 14 लाख। तो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे 80 सीसीडी 1 में, मुझे 80 सीसीडी 1 में कितना डिडक्शन मिलेगा? सर 80 सीसीडी 1 में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन मिलता है, और मैक्सिमम कितना मिलता है? मैक्सिमम मिलता है 10% ऑफ आरबीएस। मेरी आरबीएस है 14 लाख, 14 लाख का 10% हो जाएगा 1,40,000, 1,40,000। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? सर मेरा कंट्रीब्यूशन है 1,50,000। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ने, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ने बेसिक सैलरी का 15% कंट्रीब्यूट किया है। बेसिक सैलरी का 15% होता है 1,50,000। तो मुझे 80 सीसीडी 1 में 1,40,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। 80 सीसीडी 1 में मुझे 1,40,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। बिल्कुल सर मिल जाएगी। अब जो बचा हुआ 10,000 है, जो बचा हुआ 10,000 है, क्योंकि मैंने 1,50 कंट्रीब्यूट किया था, उसमें से 140 मुझे 80 सीसीडी 1 में मिल गया है। तो जो बचा हुआ 10,000 है उसका डिडक्शन मैं कहां पर क्लेम कर लूंगा? उसका डिडक्शन मैं क्लेम कर लूंगा 80 सीसीडी 1B में। 80 सीसीडी 1B मेरे को मैक्सिमम डिडक्शन दे सकता है एडिशनल 50,000 रुपए की। 80 सीसीडी 1B मेरे को एडिशनल डिडक्शन दे सकता है 50,000 रुपए तक की। मैंने 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी 1,40,000 यहां पे क्लेम कर लिया, और बचा हुआ 10,000 रुपए मैंने यहां पर क्लेम कर लिया। ठीक है जी, हाँ जी सर। अच्छा, अब बात करें 80 सीसीडी 2 की। 80 सीसीडी 2 में मेरे को मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? सर 80 सीसीडी 2 में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वहां पर आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी यानी कि 1,40,000 रुपए की। तो 140 का डिडक्शन मुझे यहां पर मिल जाए, यानी कि यहां पर मेरे पास टोटल डिडक्शन 2,90,000 रुपीज का आ जाएगा। 15 में से 290 चला गया, मेरे पास बचेगा 12,10,000 रुपया। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और बात समझना, एक और बात समझना। मान लो, मान लो, मान लो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है, मान के चलिए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और उसका 10% ऑफ आरबीएस, 10% ऑफ आरबीएस निकल कर आ रहा है 1 लाख रुपए।
तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा सर? ऐसे सिनेरियो में यह होगा कि अंडर सब सेक्शन 1 हमें 1 लाख रुपए मिल जाएगा, 10% ऑफ आरबीएस। अंडर सेक्शन 1B हम मैक्सिमम 50,000 क्लेम कर सकते हैं, और जो बैलेंस का 50,000 है उसका हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। जो बैलेंस का 50,000 है उसका हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। जैसे मान लो एम्प्लॉय की आरबीएस का 10% आ रहा है 1 लाख, एम्प्लॉय के आरबीएस का 10% आ रहा है 1 लाख, और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है 80 सीसीडी में, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है 80 सीसीडी में 2 लाख रुपए। तो ऐसे केस में सब सेक्शन 1 में 1 लाख मिल जाएंगे, 1B में 50,000 मिल जाएंगे, और बैलेंस का आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद अगला सेक्शन आपके पास निकल कर आएगा अंडर सेक्शन 80 CCE। 80 CCE कहता है कि सुनो मेरी बात, 80C, 80 CCC और 80 CCD1, 80C, 80 CCC, 80 CCD1, ये तीनों सेक्शन मिलाकर आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो 1,50,000 का मिलेगा। इंडिविजुअल सेक्शंस में क्या लिमिट लिखी है उससे मतलब नहीं है, इंडिविजुअल सेक्शन में क्या लिमिट लिखी है उससे मतलब नहीं है। 80 CCE कहता है कि ये 3 सेक्शन मिलाकर एक असेसी मैक्सिमम 1,50,000 रुपए का ही डिडक्शन ले सकता है, इससे ज्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सिनेरियो में हम अगर ध्यान से देखें तो 80 CCE के अंदर, 80 CCE के अंदर 2 चीजें कवर्ड नहीं है। 80 CCD1B कवर नहीं है एंड 80 CCD2 कवर नहीं है। 80 CCE के अंदर 80 CCD1B कवर नहीं है, 80 CCD2 कवर नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि जब आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आता है टू एनपीएस, जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आता है टू एनपीएस, तो हम सबसे पहले यूज करते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD1B। ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस में जाता है। मैं पहले 1B के जो 50,000 रुपए हैं वो यूज करता हूं, और बैलेंस जो है उसको मैं क्लेम करता हूं 80 CCD1 में। बैलेंस जो है वो मैं क्लेम करता हूं 80 CCD1 में, क्योंकि 80 CCD1 में रिस्ट्रिक्शन लगती है 80 CCE की। 80 CCD1 में रिस्ट्रिक्शन लगती है 80 CCE की, बात समझ रहे हो। 80 CCD1B 80 CCE के दायरे से बाहर है। 80 CCE 80 CCD1 को पकड़ता है, वो कहता है कि 80C, 80 CCC, 80 CCD1 मिला के मैक्स टू मैक्स 150 का डिडक्शन मिल सकता है। 1B पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। तो हमेशा आपको क्या करना है कि जब भी आपको एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस दिखाई दे, उसमें आप सबसे पहले 1B में डिडक्शन क्लेम करो, और उसके बाद आप 1 में आओ। 1B के अंदर जो 50,000 की लिमिट है पहले उसे पूरा यूटिलाइज कर लो, और उसके बाद जो बचे उसको यहां पर आके आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है जी, बात समझ में आई? क्लियर हुआ फंडा टू एवरीवन? हाँ जी सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्या है सर वो क्वेश्चन? मजा आ जाना चाहिए सर। बिल्कुल आएगा बेटा मजा। आओ एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक असेसी है, उसके पास 80C में, उसके पास 80C में 1 लाख रुपए का डिडक्शन है। उसके पास 80 CCC में 20,000 रुपए का डिडक्शन है। उसका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है, उसका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है, ये मैं एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूं। एम्प्लॉय का एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है, मान के चलते हैं 1 लाख रुपए का, मान के चलते हैं 1 लाख रुपए का। एनपीएस में एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। हमारी जो रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी है, हमारी जो रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी है वो है 7,50,000 रुपए की। हमारी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी है 7,50,000 रुपए की। आपको कैलकुलेट करके बताना है
कि सर कितना डिडक्शन मिलेगा, आपको कैलकुलेट करके बताना है कितना डिडक्शन अवेलेबल होगा, कैलकुलेट करके बताना है सर जी कितना डिडक्शन अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले आपको यह देखना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सर एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉय ने एनपीएस में 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है, जबकि रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी 750 है। तो अगर मैं 750 का 10% निकालूं, 750 का 10% होता है 75,000 रुपीज। 750 का 10% होता है 75,000 रुपीज। प्लीज जरा ध्यान से देखेंगे, प्लीज 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 जरा ध्यान से देखेंगे क्या करना है हमको। सर 80C में हमारे पास 1 लाख आ चुका है, 80C में हमारे पास 1 लाख आ चुका है, 80CCC में हमारे पास 20,000 आ चुका है। अब अगर मैं 80CCE लगाऊं, 80CCE लगाऊं तो 80C, 80CCC, 80CCD1 ये 3 सेक्शन मिलाकर मुझे 80CCE में मैक्स टू मैक्स कितने का डिडक्शन मिलेगा, 1,50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। यानी कि मेरे पास यहां पर मैक्सिमम कितने रुपए का बेनिफिट अवेलेबल है। सर ये 3 सेक्शन मिलाकर आप 150 का डिडक्शन ले चुकते हो, आपने 120 का ले रखा है, यानी आप 80CCD1 में 30,000 क्लेम कर लो, तो आपके पास 80CCE के हिसाब से तीनों सेक्शन मिलाकर मैक्सिमम डिडक्शन 150 की आ जाएगी। 80CCD1B के अंदर आप 50,000 रुपए का डिडक्शन ले लो। सर जी आपने 1 लाख कंट्रीब्यूट करे हैं, 1 लाख में से 30,000 रुपए आपने सब सेक्शन 1 में क्लेम कर लिए, 50,000 रुपए आपने 1B में क्लेम कर लिए, काम खत्म आपका। तो सर अब आपके पास 80CCD2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में आपको मैक्स टू मैक्स कितना मिलेगा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में आपको मैक्स टू मैक्स 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी मिलेगा, जो कि निकल कर आ रहा है आपके पास 75,000, जो कि आपके पास निकल कर आ रहा है 75,000। भले एम्प्लॉयर ने 1 लाख कंट्रीब्यूट करे हैं, हमें डिडक्शन जो मिलेगी वो मिलेगी 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी की, यानी कि 75,000 रुपीज की। तो टोटल डिडक्शन जो असेसी के पास आ जाएगी वो निकल कर आ जाएगी 270। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं आगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया है, जो चीज आपको बताई गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। 80CCE ये वाले पॉइंट भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ये वाला पॉइंट भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ये वाला पॉइंट भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब जल्दी से बात कर लेते हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D की। सेक्शन 80D, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया हुआ है, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है या फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80D। सरकार क्या कहती है कि असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट दोनों में से कोई भी हो सकता है। पेमेंट आपने करी हो या तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, या तो आपने पेमेंट करी हो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, या तो आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया हो। 3 तरीके के खर्चे आपको 80D में अलाउ होते हैं, 3 तरीके के खर्चे 80D में अलाउ होते हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, और तीसरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। अब आप ये खर्चा किसके लिए कर सकते हो, आप ये खर्चा किसके लिए कर सकते हो, तो सरकार कहती है कि 80D के अंदर आप जो खर्चा है वो अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए कर सकते हो। अपने लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट बच्चों के लिए कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हो। पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो, पेरेंट्स चाहे इंडिपेंडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये खर्चा अपने लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए, या फिर पेरेंट्स के लिए, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए आप क्लेम कर सकते हो।
नॉर्मल आपकी जो लिमिट है वो है 25,000 रुपीज की, अपने लिए अलग और पेरेंट्स के लिए अलग। लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है या फिर पेरेंट्स अगर आपके सीनियर सिटीजन है तो ये 25,000 की लिमिट बढ़ाकर 50,000 कर दी जाती है। तो मान लो असेसी खुद 60 ईयर्स या उससे ज्यादा का है, तो सर यहां पर वो 25,000 की जगह 50,000 रुपए तक का डिडक्शन ले सकता है। पेरेंट्स अगर उसके सीनियर सिटीजन है तो 25,000 की जगह 50,000 का डिडक्शन ले सकता है। इसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो अपना और पेरेंट्स का मिलाकर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है वो अपना और पेरेंट्स का मिलाकर आप 5,000 रुपए तक का करवा सकते हो। ये जो 5,000 की लिमिट है ये इसी के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब ये एडिशनल नहीं है। ये जो 5,000 की लिमिट है वो इसी 25,000 की लिमिट के अंदर इंक्लूडेड है, अलग से नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा इसके लिए अलग, इसके लिए अलग नहीं है। इसका और इसका मिलाकर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा 5,000 से ज्यादा का नहीं हो सकता। फिर से रिपीट करता हूं, सेल्फ का, स्पाउस का, डिपेंडेंट चाइल्ड का अगर मेडिकल इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है तो 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। इसमें अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो 25,000 की लिमिट बढ़ के 50,000 हो जाती है। पेरेंट्स का अगर आपने करवाया है तो 25,000 की लिमिट है, लेकिन अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 25 की लिमिट बढ़ के 50,000 रुपए की हो जाती है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की ओवरऑल लिमिट 5,000 रुपए की है। इसमें आप अपनी फैमिली का और पेरेंट्स का मिलाकर 5,000 रुपए तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकते हो। ये 5,000 रुपए इस 25,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये अलग से नहीं है। राइट? हाँ जी सर। अच्छा, और सर आपको क्या बताना है? और मेरे को यह बताना है कि आपको 80D के अंदर डिडक्शन तभी मिलेगी, 80D के अंदर आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप पेमेंट अदर देन कैश करेंगे। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा आप कैश में कर सकते हैं। कह रहा है कि नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम मेड इन कैश। अगर आपने प्रीमियम का पेमेंट कैश में करा होगा तो 80D में डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा कैश में किया जा सकता है। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा कैश में किया जा सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और कंट्रीब्यूशन टू CGHS, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसकी पेमेंट अदर देन कैश में होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपको एक बात समझनी है कि मान लो अगर सीनियर सिटीजन का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, अगर सीनियर सिटीजन का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो उस केस में आप सीनियर सिटीजन का जो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा है उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80D। अगर सीनियर सिटीजन का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, अगर सीनियर सिटीजन का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो उस केस में आप सीनियर सिटीजन का मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80D। ये आपको मैक्स टू मैक्स कितना मिलेगा? 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए से ज्यादा का खर्चा आपको अलाउ नहीं हो सकता है। ये 50,000 रुपए की जो लिमिट है, ये 50,000 रुपए की जो लिमिट है, ये पूरे फैमिली की लिमिट है या फिर पेरेंट्स की लिमिट है। बात समझ में आ रहा है? अब मान लो पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन हैं और उनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आप 50,000 रुपए तक मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा 80D में क्लेम कर सकते हो। पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन हैं, उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आप 50,000 रुपए तक का जो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा है वो आप 80D के अंदर बेटा जी क्लेम कर सकते हो। राइट? आई थिंक इसमें अब और कुछ समझाने वाला नहीं है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। इसके बाद कुछ छोटे छोटे सेक्शंस आपके पास निकल कर आते हैं। सबसे पहले आपके पास सेक्शन निकल कर आता है 80DD। 80DD क्या कहता है कि सर आपको डिडक्शन मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। अगर आप किसी डिसेबल्ड व्यक्ति को मेंटेन कर रहे हो तो उसका डिडक्शन आप 80DD में क्लेम कर सकते हो। डिडक्शन जो मिलेगी वो रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट HOF को मिलेगी, यानी कि नॉन रेसिडेंट को यहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। फ्लैट डिडक्शन मिलती है 80DD में। अगर आप किसी डिसेबल्ड व्यक्ति को मेंटेन कर रहे हो, किसी डिसेबल्ड व्यक्ति का रख रखाव कर रहे हो तो सरकार आपको फ्लैट डिडक्शन देती है 75,000 रुपीज की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड।
और अगर डिसेबिलिटी सीवियर डिसेबिलिटी है तो इंस्टेड ऑफ 75,000 आपको डिडक्शन मिल जाती है 1,25,000 की। सर डिसेबल्ड डिपेंडेंट की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा? अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो उसमें स्पाउस आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, पेरेंट्स आ जाएंगे, ब्रदर आ जाएंगे, सिस्टर आ जाएंगे, जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है। स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर जो आपके ऊपर मेनली डिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो फिर उस केस में आपको 80 डबल डी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, उस केस में इन लोगों को 80 यू में डिडक्शन मिलेगा। अगर असेसी खुद डिसेबल्ड होता है तो वो 80 यू में डिडक्शन क्लेम करता है, सेम 75 और 125 की। लेकिन अगर असेसी किसी डिसेबल्ड को मेंटेन करता है, कोई डिसेबल्ड व्यक्ति असेसी पे डिपेंडेंट है, वो डिसेबल्ड व्यक्ति स्पाउस हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। अगर वो असेसी पे डिपेंडेंट है और डिसेबल्ड है तो उस केस में असेसी को 75,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड की डिडक्शन मिलती है। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो वहां पे 1,25,000 रुपए की डिडक्शन आपको मिल जाती है। फॉर एचयूएफ की बात करते हैं कि अगर एचयूएफ है तो कोई भी मेंबर ऑफ एचयूएफ है वो डिसेबल डिपेंडेंट की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। सिंपल सा सेक्शन है, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 80 डीडीबी। 80 डीडीबी कह रहा है कि अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हो किसी स्पेसिफाइड डिसीज का, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हो किसी स्पेसिफाइड डिसीज का, तो उस केस में आपको 80 डीडीबी में डिडक्शन मिलेगी। असेसी जो होना चाहिए वो रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया हो वो ऐसी डिसीज के लिए होना चाहिए जो रूल 11D में मेंशन हो, 11DD में मेंशन हो। इंडिविजुअल किसका डिडक्शन ले सकता है? इंडिविजुअल स्पेसिफाइड डिसीज में अपना इलाज करा सकता है या फिर किसी भी डिपेंडेंट पर्सन का इलाज करा सकता है। डिपेंडेंट पर्सन कौन है? यही लोग, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, राइट। अगर एचयूएफ की बात करते हैं तो एचयूएफ में डिपेंडेंट कौन है? एनी मेंबर डिपेंडेंट ऑन द एचयूएफ, राइट। डिडक्शन कितनी मिलेगी? जितना अमाउंट आपने इनकर किया है या फिर 40,000 विच एवर इज लेस, जितना अमाउंट आपने इनकर किया है या फिर 40,000 विच एवर इज लेस, और जिस पे आपने खर्चा किया है, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो जितना अमाउंट आपने इनकर किया है या फिर 1,00,000 रुपए, दोनों में जो भी कम है, राइट। 40,000 और द अमाउंट इनकर्ड विच एवर इज लोअर, लेकिन जिस पे खर्चा किया है अगर वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन है तो अमाउंट इनकर्ड और ₹1,00,000 विच एवर इज लोअर। अगर हम 80E की बात करें, 80E कहता है कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और उस एजुकेशन लोन पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसका डिडक्शन आप 80E में क्लेम कर सकते हो। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है। सर हायर एजुकेशन क्या होती है? बेटा क्लास 12th के बाद की जो एजुकेशन होती है उसको हायर एजुकेशन बोलते हैं। तो अगर हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया है और उस लोन पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसका डिडक्शन आप 80E में क्लेम कर सकते हो। असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए। वो इंडिविजुअल रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट कोई भी हो सकता है। आपने जो पेमेंट करी हो वो इंटरेस्ट की पेमेंट करी हो, इंटरेस्ट के पेमेंट की डिडक्शन मिलती है। प्रिंसिपल अगर आपने पे करा है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। लोन आपने कहां से लिया होना चाहिए? किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होना चाहिए। अगर आपने दोस्त यार से लोन लिया है, अगर आपने किसी दोस्त यार से लोन लिया है और उसको आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसका डिडक्शन 80E में नहीं मिलेगा। 80E में आपको उसी इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा जो आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन। डिडक्शन आपको केवल प्रिंसिपल रीपेमेंट की मिलेगी, सॉरी आपको इंटरेस्ट रीपेमेंट की मिलेगी, प्रिंसिपल रीपेमेंट की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट का आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको डिडक्शन कब तक मिलेगी? आपको डिडक्शन मिलेगी जब से आपने पहला इंटरेस्ट दिया है वहां से लेकर 8 साल तक। जब से आपने पहला इंटरेस्ट दिया है, जब से आपने पहला इंटरेस्ट दिया है वहां से लेकर 8 साल तक। मतलब अगर आपने फर्स्ट इंटरेस्ट 2023 में पे किया है तो 2023 से लेकर 8 साल तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80E के अंदर। 8 साल के बाद अगर आपका लोन अनपेड रहता है और उस पे आप इंटरेस्ट देते हो तो उसका आपको कोई भी डिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगा। यहां पर इंटरेस्ट के ऊपर कोई सीलिंग लिमिट नहीं लगाया गया है, कितना भी इंटरेस्ट हो उसका डिडक्शन आप यहां पर क्लेम कर सकते हो। डिडक्शन के ऊपर कोई भी अमाउंट रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा,
इसके बाद आपने एजुकेशन लोन किसके लिए लिया होना चाहिए? एजुकेशन लोन आपने अपने लिए लिया होना चाहिए, स्पाउस के लिए लिया होना चाहिए, किसी भी बच्चे के लिए लिया होना चाहिए, या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए लिया होना चाहिए जिसके आप लीगल गार्जियन हो। तो आपने लोन किसके लिए लिया है? किसकी एजुकेशन के लिए लिया है? अपनी एजुकेशन के लिए, स्पाउस की एजुकेशन के लिए, किसी भी चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, या फिर किसी भी ऐसे पर्सन की एजुकेशन के लिए जिसके आप क्या है? लीगल गार्जियन है, राइट। तो 80E के अंदर आपको हायर एजुकेशन के लोन पे जो इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन मिलता है, प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन नहीं मिलता है। 8 साल तक आपको डिडक्शन मिलती है। 8 साल के बाद भी लोन अगर रीपेड नहीं होता है तो इंटरेस्ट का खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। एजुकेशन आप अपनी स्पाउस की, बच्चे की, या किसी भी पर्सन की करा सकते हो जिसके आप लीगल गार्जियन हो। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 80EE। सेक्शन 80EE किसकी बात करता है? यह बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। आपने घर खरीदने के लिए अगर लोन लिया है, अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है और उस पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आप यहां पर क्लेम कर सकते हो। सर ऐसा डिडक्शन तो हमको हाउस प्रॉपर्टी में 24B में भी मिलता था। बिल्कुल। तो हाउस प्रॉपर्टी में अंडर सेक्शन 24B, हाउस प्रॉपर्टी में अंडर सेक्शन 24B सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको 2 लाख और 30,000 की डिडक्शन मिलती थी। यह डिडक्शन 80EE की इन एडिशन टू 24B है। मतलब अगर आपने लोन लिया है, अगर किसी असेसी ने हाउसिंग लोन लिया है तो उस हाउसिंग लोन पे जो वो इंटरेस्ट दे रहा है उस इंटरेस्ट का वो 2 जगह पे डिडक्शन ले सकता है। एक, वो 24B में डिडक्शन ले सकता है, दूसरा वो सेक्शन 80EE में डिडक्शन ले सकता है। 24B में मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। 80EE में आपको 1,50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कोई भी हो सकता है। डिडक्शन किसकी मिलेगी? जो आपने इंटरेस्ट पे करना है ऑन द लोन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लिए लेना है। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लिए लेना है। मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी? 1,50,000 रुपए की मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगी। कुछ कंडीशंस हैं जो आपको सेटिस्फाई करनी है डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। सबसे पहले आपका जो लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 22 के बीच में। लोन सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 22 के बीच में। जो घर आपने खरीदा है उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और असेसी के पास कोई और हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। लोन आपने जो सैंक्शन करवाया है, लोन के सैंक्शन की डेट देखनी है, लोन के डिसबर्समेंट की डेट नहीं देखनी। लोन किस दिन आपको डिसबर्स किया गया है आपको वो डेट नहीं देखनी, आपको लोन के सैंक्शन की डेट देखनी है कि लोन सैंक्शन कब हुआ है। अगर लोन सैंक्शन हुआ है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22 के बीच में, एसडीवी 45 लाख से ज्यादा की नहीं है और असेसी के पास लोन सैंक्शन के वक्त कोई और आरएचपी नहीं थी, अगर ये तीनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो 80EE के अंदर आप 1,50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन ले सकते हो। यह डिडक्शन 24B के अलावा है, यह डिडक्शन 24B के अलावा है। इसके बाद अगला सेक्शन आता है 80EEB। 80EEB किसकी बात करता है? यह बात करता है कि अगर आपने, वो बोलते हैं कौन सी गाड़ी ली है, आपने ईवी वाली गाड़ी ली है, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस किया है, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस किया है तो उसका डिडक्शन आपको मिल सकता है 80EEB में। जो आपने लोन का पैसा उठाया है ईवी व्हीकल के लिए, उस पे जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो, किसी भी इंडिविजुअल को मिल सकता है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पर्सनल पर्पस के लिए भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफिशियल पर्पस के लिए भी हो सकता है। मतलब आपने गाड़ी अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है तो भी आपको डिडक्शन मिल सकती है, आपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदी है तो भी आपको डिडक्शन मिल सकती है। असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। इंटरेस्ट जो आपने देना है
वो आपने देना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अगर आपने दोस्त यार से लोन लिया हुआ है तो उस केस में आप यहां पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम डिडक्शन आपको जो मिलती है वो मिलती है 1,50,000 रुपए की। और एक ही कंडीशन है जो आपको यहां पर पूरी करनी है, लोन जो है वो सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 23 के बीच में। तो अगर आपने ईवी व्हीकल खरीदने के लिए, ईवी कार खरीदने के लिए लोन लिया है 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 23 के बीच में, सैंक्शन की डेट देखनी है, डिसबर्समेंट की डेट नहीं देखनी। लोन सैंक्शन होना मतलब कि लोन मिल गया है, लोन डिसबर्स होने का मतलब कि लोन का पैसा अकाउंट में आ गया है। लोन अगर पास हो गया है तो सैंक्शन हो गया है, लोन डिसबर्स होना मतलब लोन का पैसा बैंक अकाउंट में आ गया। हमें डिसबर्समेंट की डेट नहीं देखनी है, हमें सैंक्शन की डेट देखनी है। अगर लोन सैंक्शन हुआ है 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 23 के बीच में, तो उस केस में आप 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो ईईबी में फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगेन, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर्सनल पर्पस के लिए भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके ऑफिशियल पर्पस के लिए भी यहां पर हो सकता है, राइट। चलिए अब अगला सेक्शन आता है हमारे पास 80QQB। 80QQB क्या कहता है? कहता है कि सर अगर आप किताबें लिखते हो और वहां से आपको रॉयल्टी इनकम होती है तो हम उस रॉयल्टी इनकम का आपको डिडक्शन देंगे 80QQB में। अगर आप ऑथर हो और आप किताबें लिखते हो और पब्लिकेशन हाउस से आपको रॉयल्टी आता है तो उस रॉयल्टी का हम आपको डिडक्शन देंगे 80QQB के अंदर। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ द ऑथर्स ऑफ द सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक। अगर आप स्कूल की किताबें लिखते हो, टेक्स्ट बुक्स वगैरह लिखते हो, मतलब पढ़ाई लिखाई वाली किताबें लिखते हो, तो उस केस में डिडक्शन नहीं मिलेगी। टेक्स्ट बुक के अलावा आपकी कोई किताब है, हो सकता है कोई फिक्शन आप लिखते हो, कोई लव स्टोरी आप लिखते हो, कोई आप पर्सनल मोटिवेशन वाली किताबें लिखते हो, आप कोई सेल्फ डेवलपमेंट वाली किताबें लिखते हो, वहां से आपको जो रॉयल्टी आएगा वो रॉयल्टी का डिडक्शन आपको 80QQB में मिल जाएगा। डिडक्शन सरकार कहती है हम केवल और केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल को देंगे। अगर असेसी रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं है तो वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। कह रहा है कि डिडक्शन आपको मिलेगी या तो रॉयल्टी इनकम की या तो 3 लाख रुपए की, दोनों में जो भी कम है। जितना तुमने रॉयल्टी इनकम कमाया है, जो तुमने रॉयल्टी कमाई है वो, या फिर 3 लाख रुपए विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम है। लेकिन अगर आपको रॉयल्टी रिसीव हुई है इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक, तो उस केस में हम उस एक्सेस को इग्नोर कर देंगे। मतलब डिडक्शन पर्पस के लिए जो रॉयल्टी कंसीडर करी जाएगी वो मैक्स टू मैक्स 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड करी जाएगी। अगर आपको 15% से ज्यादा का रॉयल्टी मिला है तो फॉर द पर्पस ऑफ 80QQB, फॉर द पर्पस ऑफ 80QQB एक्सेस ऑफ 15% शैल बी इग्नोर्ड। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। लेट्स से मिस्टर एक्स है, लेट्स से मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स को रॉयल्टी मिली है, इनको रॉयल्टी रिसीव हुई है। रॉयल्टी रिसीव हुई है, मान के चलते हैं 18% ऑफ बुक वैल्यू, वैल्यू ऑफ बुक 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक, इनको रॉयल्टी रिसीव हुई है, मान के चलते हैं 3 लाख या 5,40,000 रुपए। इनको रॉयल्टी रिसीव हुई है 5,40,000 रुपए, जो कि 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक है। इन्होंने जो एक्सपेंसेस इनकर करे हैं, एक्सपेंसेस जो इनकर करे हैं फॉर रॉयल्टी इनकम, ये रॉयल्टी को कमाने के लिए जो इन्होंने एक्सपेंसेस इनकर करे हैं वो है, मान के चलते हैं 1 लाख रुपए, वो मान के चलते हैं 1 लाख रुपए के। तो इस केस में हमें कैलकुलेट करना है कि भाई डिडक्शन कितना होगा अंडर सेक्शन 80QQB। हमें बताना है 80QQB में डिडक्शन कितना होगा। अब जरा ध्यान से अगर आप देखें तो आपको जो रॉयल्टी मिली है वो 15% से ज्यादा की मिली है। सरकार कहती है कि आपको डिडक्शन पर्पस के लिए हम जो रॉयल्टी इनकम निकालेंगे वो मैक्सिमम 15% ऑफ बुक वैल्यू निकालेंगे। तो आपकी रॉयल्टी इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो मैक्स 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक होगी, वो 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक होगी। तो अगर आपको 5,40,000 मिल रहे हैं 18% के लिए, तो 15% के लिए कितने होंगे सर? 5,40 अगर मिल रहे हैं 18% के लिए, तो 15% के लिए हमारे पास होंगे
4,50,000 रुपए, हमारे पास होंगे 4,50,000 रुपए। क्या ये 450 रॉयल्टी इनकम है? नहीं, ये रॉयल्टी रिसीव्ड है। ये जो 450 है ये रॉयल्टी रिसीव्ड है। इसमें से जितने भी आपने एक्सपेंसेस इनकर करे हैं रॉयल्टी को अर्न करने के लिए वो माइनस कर देंगे। अब आपके पास रॉयल्टी इनकम आ रही है 3,50,000 रुपए। और दूसरा आपका सीलिंग लिमिट है, दूसरा आपका सीलिंग लिमिट है, दूसरा आपका सीलिंग लिमिट है 3,00,000 रुपए का। दूसरा आपका सीलिंग लिमिट है 3,00,000 रुपए का। इन दोनों में जो भी लोअर है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा 350 और 3,00,000, यानी कि आपको 3,00,000 रुपए का यहां पर डिडक्शन मिलेगा। सर ये बताओ अदर सोर्सेस में मेरी इनकम कितनी बनेगी? रॉयल्टी अदर सोर्सेस की इनकम होती है, तो अदर सोर्सेस में जब इनकम बनेगी तो मुझे जितनी रॉयल्टी रिसीव हुई है मैं उसे कंसीडर करूंगा। इनकम के लिए वो कटौती करने की बात नहीं कर रहा, इनकम के लिए वो आपका रिडक्शन की बात नहीं कर रहा। रिडक्शन की वो बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन पर्पस के लिए। अगर हम इनकम की बात करेंगे तो जितना आपको मिला है, जितना आपको मिला है वो पूरा का पूरा इनकम पर्पस के लिए कंसीडर होगा। तो जब मैं अदर सोर्सेस पे इनकम निकालूंगा तो वहां पे मैं रॉयल्टी रिसीव्ड 540 लूंगा। 540 में मैंने 1,00,000 खर्च किया, वो मैं माइनस करूंगा। मेरी रॉयल्टी इनकम जो टैक्सेबल होगी वो 4,40,000 होगी। लेकिन जब डिडक्शन निकालने की बारी आएगी तो 15% के ऊपर की जो मेरे को रॉयल्टी मिली है वो कंसीडर नहीं करी जाएगी। तो अगर मुझे 18% की रॉयल्टी मिली है तो डिडक्शन पर्पस के लिए 15% ही कंसीडर होगी। 540 अगर 18% को बिलोंग करती है तो 15% होता है 450। ये रॉयल्टी इनकम नहीं है 450, ये रॉयल्टी रिसीव्ड है 450। इसमें से 1,00,000 रुपए का जो खर्चा आपने किया है वो माइनस करना पड़ेगा। आपके पास जो रॉयल्टी इनकम आएगी वो आएगी 350 और 3,00,000 विच एवर इज लोअर, आपको 80 QQB में 3,00,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने विदेश में रॉयल्टी इनकम कमाई है तो उस रॉयल्टी इनकम का भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप उस रॉयल्टी को इंडिया में ले आओ in convertible foreign exchange within a period of 6 months from the end of the previous year। अगर आप विदेशी रॉयल्टी को, फॉरेन रॉयल्टी को इंडिया ले आते हो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में आपको जो फॉरेन की रॉयल्टी है उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे आपने 80 QQB पढ़ा है, बिल्कुल इसका हूबहू भाई 80 RRB है। यहां पर भी आपको डिडक्शन मिलती है रॉयल्टी की, लेकिन ये रॉयल्टी पेटेंट्स की रॉयल्टी है। ये रॉयल्टी पेटेंट्स की रॉयल्टी है। डिडक्शन मिलती है रेसिडेंट इंडिविजुअल को, कितनी मिलती है? जितनी रॉयल्टी इनकम है या फिर 3,00,000 रुपए विच एवर इज लेस। यहां पे वो 15% वाला लॉजिक एप्लीकेबल नहीं होता, वो केवल और केवल बुक्स के केस में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि पेटेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती ना, बुक वैल्यू नहीं होती। किताबें तो मार्केट में बिकती हैं तो वहां पर वैल्यू ऑफ बुक होती है, लेकिन पेटेंट्स थोड़ा ना मार्केट में बिकते हैं तो वहां पर वैल्यू ऑफ बुक नहीं होती। तो यहां पे 15% वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। रॉयल्टी इनकम या फिर 3,00,000 रुपए दोनों में जो कम है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने विदेश में रॉयल्टी कमाई है तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, बशर्ते आप उसे 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया ले आए फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसके बाद अगला सेक्शन हमारे पास निकल कर आता है सेक्शन 80 TTA। अगला सेक्शन हमारे पास निकल कर आता है सेक्शन 80 TTA। 80 TTA किसकी बात करता है? 80 TTA बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट। अगर आपके पास बैंक में सेविंग अकाउंट है, अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, या फिर आपके पास किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग अकाउंट है और वहां पे आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस इंटरेस्ट का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 TTA। डिडक्शन जो है वो इंडिविजुअल और HUF को मिलती है, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। डिडक्शन आपको मिलती है इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट में आता है, वो किसी भी बैंक में हो सकता है या फिर पोस्ट ऑफिस में हो सकता है। मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको अलाउड होती है वो होती है 10,000। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 10,000 से कम है तो डिडक्शन इंटरेस्ट इनकम की मिलेगी। इंटरेस्ट इनकम 10,000 या उससे ज्यादा है तो डिडक्शन आपको 10,000 की मिलेगी।
यहां पर सेविंग अकाउंट की डिडक्शन मिलती है। सेविंग अकाउंट के अलावा अगर आपके पास और कोई टाइम डिपॉजिट है या फिर अगर आपके पास एफडी है तो उसका डिडक्शन आप यहां पर क्लेम नहीं कर सकते, उसका डिडक्शन आप यहां पर क्लेम नहीं कर सकते। अब मैंने आप लोग को अदर सोर्सेस में एक सेक्शन 1015 पढ़ाया था। 1015 कहता है कि अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पे आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है इंडिविजुअल अकाउंट पे तो वो 3500 रुपीज तक आपका एग्जेम्प्ट होता है, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो उस केस में 7000 रुपए तक का जो इंटरेस्ट होता है वो आपका एग्जेम्प्ट रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला सेक्शन हमारे पास निकल कर आता है सेक्शन 80 टीटीबी। 80 टीटीबी डिडक्शन देता है सीनियर सिटीजन्स को। अगर किसी सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट की इनकम हो रही है डिपॉजिट्स पे, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट, अगर आप सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन कौन होता है, आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी एज जो है वो मोर देन और इक्वल्स टू 60 ईयर्स है, आपकी जो एज है वो मोर देन और इक्वल्स टू 60 ईयर्स है, तो उस केस में आपको डिडक्शन यहां पर मिलती है। डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी सर, जितना आपको इंटरेस्ट इनकम हुआ है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000। अगर 50,000 रुपए से कम का इंटरेस्ट आपको मिला है तो उस इंटरेस्ट इनकम का डिडक्शन क्लेम करोगे। 50,000 या उससे ज्यादा मिला है तो आप 50,000 रुपए का डिडक्शन यहां पर क्लेम करके चलोगे। डिपॉजिट आपके पास सेविंग डिपॉजिट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, टाइम डिपॉजिट हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है, या फिर किसी और तरीके का डिपॉजिट भी हो सकता है। लेकिन ये डिपॉजिट किसी बैंकिंग कंपनी में होना चाहिए, ये डिपॉजिट किसी पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए, उसी पे आपको डिडक्शन मिल रही होगी। राइट, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगला सेक्शन हमारे पास निकल कर आता है सेक्शन 80GG। अगला सेक्शन हमारे पास निकल कर आता है सेक्शन 80GG। 80GG कहता है कि सर अगर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो, आप किराए के घर पे रहते हो, आप रेंट पे करते हो, तो आप उस रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80GG के अंदर। मान लो मैं किराए के घर पे रहता हूं और मैं रेंट पे कर रहा हूं, तो मैं उस रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं 80GG के अंदर। सरकार कहती है कि 80GG के अंदर डिडक्शन हम केवल और केवल एक इंडिविजुअल असेसी को देंगे, प्रोवाइडेड उस इंडिविजुअल को अपने एम्प्लॉयर से एचआरए या फिर रेंट फ्री एकोमोडेशन ना मिलता हो। उस इंडिविजुअल को अपने एम्प्लॉयर से एचआरए या फिर रेंट फ्री एकोमोडेशन ना मिलता हो। सरकार कहती है कि हमने 3 लिमिट सेट करी है, इन तीनों लिमिट में जो भी लोअर होगा उसका हम डिडक्शन असेसी को देंगे। सरकार कहती है हमने 3 लिमिट सेट करी हैं, उन तीनों लिमिट में जो मिनिमम होगा उसका डिडक्शन हम असेसी को देंगे। पहली लिमिट 5,000 रुपए महीना, पहली लिमिट 5,000 रुपए महीना। दूसरी लिमिट 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तीसरी लिमिट रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। 5,000 रुपए महीना, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। इसको फॉर्मूले में लिखोगे तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। सर ये एडजस्टेड जीटीआई क्या होती है, सर ये एडजस्टेड जीटीआई क्या होती है? तो राजा बेटा एडजस्टेड जीटीआई से मेरा मतलब है आपकी जो जीटीआई आ रही है, आपकी जो जीटीआई आ रही है, इस जीटीआई में हम ऐड कर देंगे आपका, सॉरी, इस जीटीआई में से हम हटा देंगे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, 112 ए वाला। अगर आपकी जीटीआई में 112 और 112 ए वाला लॉन्ग टर्म है तो हम उसको हटा देंगे। अगर आपकी जीटीआई में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111 ए वाला, हम उसे भी हटा देंगे। हम इसमें से जितनी भी डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C टू 80U उसे माइनस कर देंगे एक्सेप्ट 80GG। 80GG मतलब ये वाले सेक्शन की डिडक्शन को छोड़कर बाकी सब सेक्शंस की डिडक्शन को हम माइनस कर देंगे। जो रिजल्ट निकल कर आएगा उस रिजल्ट को आप बोलोगे एडजस्टेड जीटीआई। सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार चाहती है कि आपकी एडजस्टेड जीटीआई की फिगर कम हो जाए। अगर आपकी एडजस्टेड जीटीआई की फिगर कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपके डिडक्शन की फिगर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सरकार आपसे क्या कह रही है? सरकार आपसे कह रही है कि सर आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग की, 5,000 रुपए महीना,
या फिर 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, या फिर रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई का मतलब होता है जीटीआई एज रिड्यूस्ड बाय एलटीसीजी, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A एंड ऑल द डिडक्शंस एक्सेप्ट 80GG। इसके अलावा सरकार कुछ कंडीशंस लगाती है 80GG में डिडक्शन के लिए। पहली रिस्ट्रिक्शन कि आपको एचआरए और आरएफएसी नहीं मिल रहा होना चाहिए। दूसरी डिडक्शन, आप जिस जगह पर रहते हो वहां पर जो आप किराया दे रहे हो उस जगह पर, जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में किराए के मकान पे रहते हो और वहां पे आप रेंट दे रहे हो, तो दिल्ली में आपके स्पाउस के नाम पर, आपके माइनर चाइल्ड के नाम पर, या फिर जिस एचयूएफ के आप मेंबर हो उसके नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर आप दिल्ली के किराए के घर का जो रेंट है उसका डिडक्शन 80GG में ले रहे हो, आप दिल्ली में किराए के घर पे रहते हो और वहां पे आप 80GG में डिडक्शन क्लेम कर रहे हो उसके रेंट का, तो वो डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब दिल्ली में आपके स्पाउस के नाम पर, आपके माइनर चाइल्ड के नाम पर, या फिर आपके एचयूएफ के नाम पर, जहां जिसके आप मेंबर हो उसके नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए। दूसरा, असेसी के पास किसी और सिटी में घर होना चाहिए, लेकिन वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए। आपके पास किसी और सिटी में घर हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में किराए के मकान में रहते हो, लेकिन आपके पास लेट से वाराणसी में एक घर है। वो वाराणसी वाला जो घर है वो सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए। या तो वाराणसी वाला घर वेकेंट होना चाहिए, उस पर ताला लगा होना चाहिए, या तो वाराणसी वाले घर पे आपके पास किराए पर होना चाहिए। वाराणसी वाले घर पे सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए, तो ही आपको दिल्ली वाले घर का जो किराया है उसका डिडक्शन मिलेगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर असेसी किराए के घर पे रहता है और वो रेंट पे कर रहा है, तो उस रेंट का वो डिडक्शन 80GG में क्लेम कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको एचआरए या फिर आरएफएसी ना मिलता हो एम्प्लॉयर से, उसके स्पाउस के नाम पे, माइनर चाइल्ड के नाम पे, जिस एचयूएफ को वो मेंबर है उस एचयूएफ के नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए उस सिटी में। इसके बाद तीसरा, सर जिसके पास असेसी के पास किसी और जगह पर घर हो सकता है, लेकिन वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए, या तो वो लेट आउट होना चाहिए या तो वो वेकेंट होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो डिडक्शन मिलती है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग की 5,000 रुपए महीना, या फिर रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, या फिर 25% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई, विच एवर इज लोअर। एडजस्टेड जीटीआई का मतलब हो गया जीटीआई एज रिड्यूस्ड बाय एलटीसीजी 112, 112A, एसटीसीजी 111A और आपकी डिडक्शंस एक्सेप्ट 80GG। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सेक्शन की, 80GGB और 80GGC। 80GGB कहता है कि सर अगर आप कंपनी हैं, अगर आप इंडियन कंपनी हैं और आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती हैं, अगर आप इंडियन कंपनी है और आप पॉलिटिकल पार्टी को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को, पॉलिटिकल पार्टी को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देते हो, तो उस डोनेशन का आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड आपने जो कंट्रीब्यूशन करा हो वो कैश में ना करा हो। 80GGC कहता है कि कोई भी पर्सन अदर देन कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को कंट्रीब्यूशन करता है, डोनेशन करता है, तो उसको 100% डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड वो पेमेंट कैश में नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड वो पेमेंट कैश में नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं अगली डिडक्शन की, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अगर आपने डोनेशन दी है टू द नोटिफाइड फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, राइट। अब इसको समझाने के लिए मैं अपने हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल कर लेता हूं, इसको समझाने के लिए मैं अपने हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल कर लेता हूं। तो आपको समझना पड़ेगा कि 80G के अंदर अगर कोई भी असेसी अगर डोनेशन देता है तो उसको उस डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड वो डोनेशन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट में हो। मतलब अगर आप नॉर्मल किसी भी पर्सन को डोनेशन दे दोगे तो उसका डिडक्शन आपको 80G में नहीं मिलेगा। सरकार ने हमारे पास 4 तरीके की कैटेगरीज बना रखी हैं, सरकार ने हमारे पास 4 तरीके की कैटेगरीज बना रखी हैं, और इन कैटेगरीज में सरकार ने हमारे पास इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज नोटिफाई कर रखी है। अगर उन इंस्टीट्यूशंस को और बॉडीज को अगर हम डोनेशन देंगे तभी हमको डिडक्शन मिलेगी 80G में, अदरवाइज नहीं मिलेगी। डोनेशन
अगर आप काइंड में देते हो तो उसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को कंबल दान पे दे देते हो, किसी को लैपटॉप डोनेट कर देते हो, किसी को बुक्स डोनेट कर देते हो, किसी को कपड़े डोनेट कर देते हो, तो इसका आपको डिडक्शन एटीजी के अंदर नहीं मिलेगा। डिडक्शन आपको मिलेगा जब आप इसका कैश में पेमेंट करेंगे, जब आप चेक से पेमेंट करेंगे, आप आरटीजीएस एनईएफटी करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आप हार्ड कैश देते हैं तो डिडक्शन आपको मिलेगी प्रोवाइडेड 2000 रुपए से ज्यादा का कैश में डोनेशन ना हो। अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन कर रहे हो तो वो डोनेशन कैश में नहीं होना चाहिए, अदर देन कैश में होना चाहिए। कैश अप टू 2000 रुपए तक का डोनेशन अलाउड है। 2000 रुपए से ज्यादा की डोनेशन करनी है तो कोई भी मोड होना चाहिए अदर देन कैश, मतलब अकाउंट पे ही चेक हो सकता है, आरटीजीएस हो सकता है, एनईएफटी हो सकता है। तो अभी के लिए हमें क्या समझ में आया? अभी के लिए हमें यह समझ में आया कि 80G में डिडक्शन सभी असेसीज को मिलती है। 80G में डिडक्शन डोनेशन के लिए मिलती है अगर डोनेशन किसी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट में है तो। डोनेशन अगर हमने काइंड में करी है तो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैश डोनेशन करी है अप टू 2000 डिडक्शन मिल जाएगी। 2000 रुपए से ज्यादा की डोनेशन करी है तो उसका पेमेंट किसी भी मोड से हो सकता है अदर देन कैश। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सरकार ने क्या करा हुआ है, सरकार ने हमारे पास 4 अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई हैं। चारों कैटेगरीज में डिडक्शन लेने का तरीका अलग अलग है। चारों कैटेगरीज के अंदर सरकार ने कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ बॉडीज को नोटिफाई कर रखा है। अगर उन बॉडीज को, उन इंस्टीट्यूशंस को आप डोनेशन देते हो तो उसका डिडक्शन आपको एटीजी में मिलेगा। सरकार कहती है कि कैटेगरी ए में जो हमने इंस्टीट्यूशंस को लिस्ट डाउन करा है, अगर आप उनको पेमेंट करते हो, उनको डोनेशन देते हो, तो उस केस में आपको 100% डिडक्शन मिलेगी विदाउट एनी लिमिट। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए डोनेट करे तो आपको पूरे के पूरे 1 लाख रुपए का डिडक्शन एटीजी में मिल जाएगा। कैटेगरी बी में सरकार कहती है हमने जिन इंस्टीट्यूट्स को लिस्ट डाउन करा है, जिन बॉडीज को हमने लिस्ट डाउन करा है, अगर आप उनको डोनेशन देते हो तो आपको फ्लैट 50% डिडक्शन मिलेगी विदाउट एनी लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कैटेगरी बी वाले इंस्टीट्यूट्स को 50,000 रुपए डोनेट किया तो 50,000 का 50% यानी कि 25,000 रुपीज का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। कैटेगरी ए में जितना डोनेशन करोगे उसका 100%, कैटेगरी बी में जितना डोनेशन करोगे उसका 50%। सिंपल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कितना भी अमाउंट डोनेट करो उसका 100%, कितना भी अमाउंट डोनेट करो उसका 50% आपको कैटेगरी ए और बी में मिल जाता है। कैटेगरी सी में जिन इंस्टीट्यूशंस को, जिन बॉडीज को सरकार ने लिस्ट डाउन करा है, सरकार कहती है कि अगर कैटेगरी सी वाले इंस्टीट्यूशंस को आप डोनेशन दोगे तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम क्वालिफाइंग लिमिट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट। कैटेगरी डी में जो आपकी इंस्टीट्यूशंस है, अगर आप उनको डोनेशन दोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा 50% का सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग लिमिट। कैटेगरी सी और कैटेगरी डी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी मिलाकर जो आपकी डिडक्शन होनी चाहिए वो क्वालिफाइंग लिमिट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी सी और कैटेगरी डी की जो 100% की डिडक्शन है, 50% की डिडक्शन है, वो सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है। इसका मतलब यह है कि कैटेगरी सी और कैटेगरी डी की डोनेशन को जब मर्ज किया जाएगा तो मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगा वो क्वालिफाइंग लिमिट जितना मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये क्वालिफाइंग लिमिट क्या है? क्वालिफाइंग लिमिट होता है 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। क्वालिफाइंग लिमिट होता है एडजस्टेड टोटल इनकम का 10%। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी सर? जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से एलटीसीजी 112 ए वाला माइनस हो जाएगा, एसटीसीजी 111 ए वाला माइनस हो जाएगा, सारी की सारी डिडक्शन 80C टू 80U की माइनस हो जाएगी एक्सेप्ट 80G। 80G को छोड़कर बाकी सारी डिडक्शंस आप यहां पर क्लेम कर लेंगे। जो रिजल्ट निकल कर आएगा दैट विल बी योर एडजस्टेड टोटल इनकम, और इसका 10% ही आपकी क्वालिफाइंग लिमिट बनेगी। सर एग्जाम्पल कराओ तो बात समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हो। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज करिए आपने कैटेगरी ए में 1 लाख रुपए का डोनेशन किया, तो यहां पे आपको सीधे सीधे 100% का डिडक्शन मिल जाएगा।
यानी कि पूरे के पूरे 1 लाख रुपए का डिडक्शन आप 80G में क्लेम कर लोगे। कैटेगरी बी में सपोज करिए आपने 50,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, तो यहां पे फ्लैट 50% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यहां पर कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट काम नहीं करती, हमें कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट यहां पर चेक नहीं करनी है, हमें फ्लैट 50% यहां पे डिडक्शन मिल जाएगी। कैटेगरी सी में सपोज कर लीजिए आपने 90,000 रुपए कंट्रीब्यूट करे, और कैटेगरी डी में आपने सपोज कर लीजिए 60,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो कैटेगरी सी और डी में मिलाकर आपने 1,50,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। अब इसमें आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी उसके लिए वर्किंग नोट बनता है। सपोज कर लो आपका जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, सपोज कर लो आपका जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वो है 10 लाख रुपए का, तो आपकी क्वालिफाइंग लिमिट कितनी हो जाएगी? सर हमारी क्वालिफाइंग लिमिट हो जाएगी 10 लाख का 10%, एडजस्टेड टोटल इनकम का 10%, यानी कि 1 लाख रुपए मेरे पास क्वालिफाइंग लिमिट निकल कर आ जाएगी। 1 लाख रुपए की क्वालिफाइंग लिमिट निकल कर आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो मेरी 1 लाख रुपए की क्वालिफाइंग लिमिट है, इसको सबसे पहले मैं यूज करता हूं कैटेगरी सी में, इसको सबसे पहले मैं यूज करता हूं कैटेगरी सी में। तो कैटेगरी सी में मैंने डोनेशन कितने की दी है? सर कैटेगरी सी में आपने डोनेशन दी है 90,000 रुपए की। 90,000 रुपए या फिर क्वालिफाइंग लिमिट, इन दोनों में जो भी कम है उसका 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सर कम है 90,000, 90,000 का 100% यानी कि पूरा का पूरा 90,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो कैटेगरी सी में अगर आपने 90,000 कंट्रीब्यूट करे थे तो पूरे 90,000 का डिडक्शन आपको मिल गया। अब बची हुई क्वालिफाइंग लिमिट को मैं कैटेगरी डी में इस्तेमाल करूंगा। कैटेगरी डी में मैंने डोनेशन करी है 60,000 रुपए की। मेरे पास कैटेगरी डी के लिए जो क्वालिफाइंग लिमिट बची है वो बची है 10,000 की। 1 लाख की क्वालिफाइंग लिमिट थी, जिसमें से 90,000 मैंने कैटेगरी सी में यूज कर ली। सी और डी मिलाकर 1 लाख से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिल सकता। कैटेगरी सी और कैटेगरी डी मिलाकर मैक्सिमम 1 लाख का डिडक्शन मिल सकता है। कैटेगरी सी और डी की डिडक्शन क्वालिफाइंग लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकती। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास एडजस्टेड टोटल इनकम 10 लाख की थी, मेरी क्वालिफाइंग लिमिट 1 लाख रुपए की आ रही थी। 1 लाख में से मैंने 90,000 रुपए कैटेगरी सी में यूज कर लिए, मेरे पास कैटेगरी डी में केवल 10,000 बचे हैं। अब 60,000 और 10,000 इन दोनों में जो भी कम है 10,000, कैटेगरी डी में डिडक्शन मिलती है 50% की, 10,000 का 50%, यानी कि मुझे कैटेगरी में डी जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 5,000 रुपए। कैटेगरी डी में जो मुझे डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 50,000 रुपए की, सॉरी 5,000 रुपए की। टोटल डिडक्शन मेरी हो जाएगी 2,20,000 रुपए। सर एक एग्जाम्पल और कराओ, सर एक एग्जाम्पल और कराओ। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। सपोज करो कैटेगरी ए में तुमने 70,000 की डोनेशन दी, तो यहां पे तुमको 100% का डिडक्शन मिलेगा। कैटेगरी बी में सपोज कर लो तुमने 50,000 रुपए की डोनेशन दी, तो यहां तुमको 50% का डिडक्शन मिलेगा। अब सपोज करो कैटेगरी सी के अंदर तुमने 70,000 का कंट्रीब्यूशन किया। कैटेगरी सी के अंदर तुमने 70,000 का कंट्रीब्यूशन किया, और कैटेगरी डी के अंदर तुमने 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। सपोज कर लो मेरे बच्चे तुम्हारे पास एडजस्टेड टोटल इनकम निकल कर आ रही है 15 लाख रुपए की, तो तुम्हारी क्वालिफाइंग लिमिट कितनी हो जाएगी? सर मेरी क्वालिफाइंग लिमिट हो जाएगी 15 लाख का 10%, यानी कि 1,50,000, यानी कि 1,50,000 रुपए मेरे पास क्वालिफाइंग लिमिट निकल कर आ जाएगी। इस 1,50 को पहले मैं कैटेगरी सी में यूज करूंगा, तो मेरे पास कैटेगरी सी में मेरे पास 70,000 रुपए की डोनेशन है, तो मैं 1,50 में से कैटेगरी सी में पूरे 70 यूज कर लूंगा, तो कैटेगरी सी में मेरे को पूरा का पूरा 70 मिल जाएगा।
अब कैटेगरी डी में मेरे पास बचा 80,000। मैंने कैटेगरी डी में डोनेशन दी है, मैंने कैटेगरी डी में डोनेशन दी है 1 लाख, मैंने कैटेगरी डी में डोनेशन दी है 1 लाख। मेरे पास क्वालिफाइंग लिमिट बची है 80,000। सर 80,000 कैसे? 1.5 लाख की क्वालिफाइंग लिमिट थी जिसमें से 70,000 कैटेगरी सी में यूज हो गई। तो मेरे पास कैटेगरी डी के लिए क्वालिफाइंग लिमिट बची है 81 और 80 विच एवर इज लोअर, तो मेरे पास आ जाएगा 80 और इस 80 का 50%, यानी कि यहां पर मुझे 40,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। 40 + 70 110, 110 + 95 2,05,000। हमेशा पहले कैटेगरी सी को यूज करना है। अच्छा मान लो क्वालिफाइंग लिमिट 15 लाख की जगह अगर क्वालिफाइंग लिमिट 6 लाख, सॉरी एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 15 लाख की जगह 6 लाख होती, एडजस्टेड टोटल इनकम 15 लाख की जगह अगर 6 लाख होती तो क्वालिफाइंग लिमिट 60,000 होती। तो ऐसे केस में मेरे को कैटेगरी सी में 60,000 का डिडक्शन मिलता, 70 का ना मिलता। मैंने डोनेशन 70 की करी है लेकिन मेरे पास क्वालिफाइंग लिमिट ही 60 की है, तो मुझे कैटेगरी सी में 60,000 का मिलता और कैटेगरी डी में मेरे को कोई डिडक्शन ना मिलता। हमेशा पहले क्वालिफाइंग लिमिट को यूज करेंगे कैटेगरी सी में, और कैटेगरी सी में क्वालिफाइंग लिमिट यूज करने के बाद अगर कुछ बच जाएगा तो उसे हम इस्तेमाल करेंगे कैटेगरी डी के अंदर। राइट दोस्तों, तो बच्चों हमने हमारा डिडक्शन कंप्लीट कर लिया है। डिडक्शन चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। उम्मीद करता हूं ऐसी कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना अपना ख्याल रखें। जितना मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से पढ़ लें सो दैट कल के एमसीक्यू सेशन के लिए आप तैयार रहें। एक चीज मैंने छोड़ी है सेल्फ स्टडी के लिए, 80JJAA। इसको आप लोग सेल्फ से रिवाइज करेंगे, इसको आप लोग सेल्फ से रिवाइज करेंगे, ये मैंने नहीं करवाया। ज्यादा होगा तो मैं इसको जो मेरे प्रैक्टिस सेशन है उसमें कवर कर लूंगा, इसको मैं कवर कर लूंगा इन प्रैक्टिस सेशन, ठीक है जी। लेकिन आप तब तक इसे अपने एंड पर रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। कुछ कुछ चीजें कभी कभी स्वयं से भी पढ़नी चाहिए। तो ये एक तरीके का होमवर्क है जो मैंने आपको दे दिया है, इसको आप लोग सेल्फ से रिवाइज कर लेंगे। राइट, मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।